नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत सारे हमारे वो दोस्त पूछते हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो भारत में नहीं है, लेकिन उनको अपनी प्रॉपर्टी की कॉम्प्लिकेशन समझनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं उन NRIs यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIOs यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर OCI कार्ड होल्डर्स यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स की बात कर रही हूँ कि वो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनका भी दिल करता है, मन करता है कि अपने देश में उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, अपने देश में वो जब आए तो किसी चीज़ को अपना कह सके, वहाँ पे रह सके, टाइम बिता सके, तो वो अपने रूट्स को वापस गेन करना चाहते हैं। और उनके मन में हजारों सवाल आते हैं कि हम इंडिया में प्रॉपर्टी लेना चाहें, खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात आज इसी की होने वाली है कि कैसे NRIs एंड OCI कार्ड होल्डर्स या PIOs जो हैं वो इंडिया में प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसी की बात होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नए वीडियो अपलोड का आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करें NRIs की लैंड परचेजिंग राइट्स की, तो पहली चीज की NRIs यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं पर ज्यादातर वक्त विदेशों में रहते हैं, भारत में कम समय रह पाते हैं साल के, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स इंडियन हैं, या फिर जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं यानी कि जिन्होंने विदेशी सिटीजनशिप ऑलरेडी ले ली है लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो भारतीय है, जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो भारतीय हैं। तो इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के जो रूल्स हैं वो सेम अप्लाई होते हैं, अलग अलग रूल्स नहीं है, दोनों पे सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो बात करते हैं कि पहली चीज की ये किस तरह की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो NRIs या OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं वो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज इंडिया में खरीद सकते हैं। ये भी सवाल आता है कि क्या एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं सेल्फ यूज के लिए, या हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप कितनी भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल, यानी कि आप चाहें तो एक ही प्रॉपर्टी रखें या दसियों दुकानें, मॉल्स में शॉप्स, घर, स्टूडियो अपार्टमेंट्स या फिर रेजिडेंशियल लैंड, आप कितने भी खरीद सकते हैं और इस पे कोई रोक नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये खरीदने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है? तो जी नहीं दोस्तों, RBI के जो रेगुलेशंस हैं इन रिगार्ड टू purchasing of property by NRIs and OCI card holders is very simple and you don't need any permission from anywhere to buy such properties। आप सिंपली आइए और एक इंडियन सिटीजन की तरह ये प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, आपको अलग से स्पेसिफिकली RBI वगैरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो NRIs और OCI कार्ड होल्डर्स जो ये प्रॉपर्टीज खरीदते हैं इंडिया में, ये कौन से लॉ के तहत रेगुलेट होता है, तो मैं बताना चाहूंगी दैट इज रेगुलेटेड अंडर FEMA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो FEMA के अंडर में ये आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो है रेगुलेट होते हैं। तो FEMA के कंप्लायंसेस जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लॉ या रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है एंड यू विल बी एक्टिंग एज एन इंडियन सिटीजन इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि कौन सी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, आप क्या नहीं ले सकते। तो ये बहुत स्पेसिफाइड है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशंस नहीं खरीद सकते हैं इंडिया में, यानी कि NRIs एंड OCI कार्ड होल्डर्स या PIOs जो हैं वो कृषि भूमि और प्लांटेशंस जो हैं, बागान जो हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं इंडिया में। और एक ये भी सवाल आता है कि अगर बागान जो है हमारे एंसेस्ट्रल है या कृषि भूमि जो है एंसेस्ट्रल है, तो क्या हम वो होल्ड कर सकते हैं बीइंग एन NRI या OCI कार्ड होल्डर? तो यस, अगर आपकी एंसेस्ट्रल है, आपको अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी मिली है, आपको अपने पूर्वजों से वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है, being a waris of those पूर्वज, being ancestors of those, being legal heirs of those ancestors, तो वो प्रॉपर्टी आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, आप उसके ओनर हो सकते हैं। आपको उसको बेचने का भी राइट है, लेकिन आप बेच सिर्फ उसी को सकते हैं जो
एग्रीकल्चरल लैंड या प्लांटेशंस खरीदने के राइट होल्ड करता है। यानी कि आप एग्रीकल्चरल लैंड या प्लांटेशंस इंडियंस को तो बेच सकते हैं, लेकिन किसी भी एनआरआई या ओसीआई कार्ड होल्डर को नहीं बेच सकते। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो जो एनआरआईज हैं उनका इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह की जरूरत होती है, जो आप इमीडिएटली भी जनरेट करवा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनका ओसीआई कार्ड चाहिए एंड अगेन पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड की जरूरत जनरली दोस्तों इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनआरआईज या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं जिनके पास पैन कार्ड होता ही नहीं है। पैन कार्ड तो वो बोलते हैं जब हम इंडिया में टैक्स नहीं पे करते तो हमें पैन कार्ड की क्या जरूरत है। बट दोस्तों जहाँ पे आपको रेंटल इनकम कमानी होगी या जब प्रॉपर्टी बेचनी होगी और उसके टैक्स पे करने की जरूरत होगी या टीडीएस डिडक्शन होगा, तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप टीडीएस किस अकाउंट में डिडक्ट कराएंगे, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी हो जाती है। तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पासपोर्ट या फिर ओसीआई कार्ड के अलावा आपको पैन कार्ड होने की जरूरत अक्सर पड़ जाती है और वो होना चाहिए। एक और सवाल जो दोस्तों आता है कि जो सिटीजन्स हैं, एनआरआईज हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, विदेशों में ही रह रहे हैं, वो इंडिया आ नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे ट्रांजैक्शन करवाएं, कैसे अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदें। तो ऐसे में दोस्तों आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, मुख्तियारनामा आम हम हिंदी में बोलते हैं, बट जनरली आप पावर ऑफ अटॉर्नी ही यूज करते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी ही बताऊंगी। पावर ऑफ अटॉर्नी जिस भी कंट्री में रहते हैं वहां पर आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा सकते हैं, और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है आप इंडिया भेजेंगे तो वहां पे जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं उस देश के लोकल जो नोटरी होते हैं, या तो नोटरी के सामने आप उस पर साइन करेंगे, बनाएंगे और वो उसे अटेस्ट करते हैं, या फिर वहां के इंडियन कॉन्सुलेट के सामने आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं एंड थ्रू इंडियन हाई कमीशन वो इंडिया आती है और उसको दिखा करके आपके बिहाफ पे कोई भी ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। कई बार पहले अक्सर रिक्वायरमेंट होती थी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी विदेश से भेजी जाती थी उसे कमिश्नर स्टैम्प्स के ऑफिस से वैलिडेट करवाना कंपलसरी होता था। अब ये रिक्वायरमेंट में थोड़ी ढील हो गई है, किसी किसी केस में वैलिडेट करवाना पड़ जाता है, बट जनरली आप बिना वैलिडेशन करवाए भी अगर थ्रू हाई कमीशन कॉन्सुलेट के थ्रू आ रही है तो आराम से वो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज होके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो दोस्तों ये था कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक और सवाल जो एनआरआईज या ओसीआई कार्ड होल्डर्स का आता है कि उनको जॉइंट प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है, जॉइंट नेम में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों अगर आप एनआरआई या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो आप किसी भी एनआरआई या ओसीआई कार्ड होल्डर को जॉइंटली उसके साथ जॉइंटली ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन आप इंडियन सिटीजन के साथ जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इसमें दिक्कतें आ जाती हैं थोड़ी, चाहे उसका पैसा भी क्यों ना लगा हो इस प्रॉपर्टी में, बट अब जॉइंट ओनरशिप में खरीदना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, जो ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और चाइना, तो इन लोगों को इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है, तो या ये पीआईओ कार्ड होल्डर्स नहीं हो पाते, तो ऐसे में इन लोगों के साथ जॉइंट ओनरशिप में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होता है कि अगर आप जॉइंट ओनरशिप में लेना चाह रहे हैं तो आप किसके साथ खरीद रहे हैं और क्या वो पर्सन अलाउड है आपके साथ जॉइंटली खरीदने के लिए या नहीं है, अदरवाइज आपकी पूरी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। थोड़ा सा दोस्तों टीडीएस का भी ध्यान रखना होता है, खास करके जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और वो आपके क्योंकि टैक्सेशन का पार्ट हो जाता है तो इंडिया का टैक्सेशन आपको प्रॉपर्ली पे करना है, उसके बिना प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें और प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट से आप एडवाइस ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक रूल्स थे एनआरआईज के लिए कि हाउ दे कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट ऑल दे कैन बाय। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआरआईज इन इंडिया, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर, आई एम हैप्पी टू हेल्प।
और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।